नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और इस खास शो में आप सबका स्वागत है। 1 अगस्त से शेयर बाजार में कामकाज करने का तरीका थोड़ा बदलने वाला है और खासतौर से उन सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो अब तक मार्जिन नहीं देने के आदी हैं या फिर जो आज शेयर खरीद कर कल बेचने में विश्वास रखते हैं या फिर जो डिलीवरी लेना या देने का काम, फंड्स लेने या देने का काम बाद में करते हैं। तो बहुत से नियम ऐसे बदलने वाले हैं जिसके चलते हुए आपको अपना ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदलना होगा। लेकिन इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। काफी लोगों को ये लग रहा है कि ये नियम सख्त है। नियम क्या बदलने वाले हैं, क्यों बदलने वाले हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करने पर असर पड़ेगा, ब्रोकर्स को किस तरह से बदलाव करने होंगे, क्या हमारे सिस्टम इस सब के लिए तैयार है, ये ढेर सारे सवाल है जो आपके जहन में है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। 2 मेहमान हमारे साथ ऐसे हैं जो ये बताएंगे आपको कि आप जैसे क्लाइंट्स, आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, आपके लिए क्या बदलने वाला है, क्या आपके लिए मुश्किलें होंगी। और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अजय मेनन साहब हैं और साथ ही आनंद राठी सिक्योरिटीज के रूप किशोर बूथड़ा। ये 2 मेहमान हैं जो आपको क्लाइंट्स की तरफ से आपको बताएंगे और साथ ही ब्रोकर्स को क्या समस्या है, ब्रोकर्स को क्या दिक्कत है, इनकी बात रखने के लिए एनमी के डायरेक्टर राजेश बायती साहब हैं और साथ ही बीएससी ब्रोकर्स फोरम के मेंबर आलोक चूड़ीवाला साहब हैं जो ये बताएंगे कि इन नियमों में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है। आधा घंटे की इस चर्चा में हम कोशिश ये करेंगे कुछ इस तरह का कंक्लूजन लिया जाए कि जिससे सेबी का जो इरादा है मार्केट्स को रेगुलेट करने का, ब्रोकर्स डिफॉल्ट ना हो, क्लाइंट्स ओवर ट्रेड ना करें, कंट्रोल पूरा बना रहे, वो भी हो जाए, साथ ही मार्केट्स की लिक्विडिटी ना जाए और लोगों को जितना पैसा वो बाजार में लगा रहे हैं उसके सामने सही लिमिट्स मिल सके, सही तरीके से ट्रेड कर सके। तो आइए पहले मैं क्लाइंट्स के लिहाज से आपसे जानना चाहता हूं। अजय, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए अब 1 अगस्त से मार्जिन देने होंगे, पहले के मुकाबले में ज्यादा मार्जिन देने होंगे, क्या बदलने जा रहा है? पहले अगस्त से आज की तारीख में मार्जिन देना पड़ता है क्लाइंट को, बट वो ब्रोकर भी आज की तारीख में फंड कर सकता है क्लाइंट की। 1 तारीख से ये बोला गया है कि एंड ऑफ द डे मार्जिन इन कैश मार्केट भी क्लाइंट को देना पड़ेगा। अगर वो मार्जिन नहीं है तो उनमें पेनल्टी भी लगेगा, जस्ट लाइक एफएनओ में आज की तारीख में है एंड ऑफ द डे मार्जिन के लिए। तो ये पहला चेंज है तो अगस्त 1 से इम्प्लीमेंट होता है फॉर कैश मार्केट। तो और इसमें अगर क्लाइंट डिलीवरी भी बाय सेल करेंगे उसमें भी मार्जिन लगेगा। दैट इज द फर्स्ट चेंज व्हिच इज कमिंग इनटू प्लेस। ओके, तो कैश मार्केट में अगर आप वायदा कारोबार की तरह ही मार्जिन कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्लाइंट वाइज करने पड़ेंगे। अब तक ये होता था कि ब्रोकर अपनी मार्जिन रख देता था एक्सचेंज में, उसके सामने उनको लिमिट्स मिल जाती थी, वो अपने क्लाइंट्स में लिमिट बांट देता था। लेकिन अब वायदा कारोबार की तरफ, वायदा कारोबार में क्लाइंट वाइज मार्जिन होता है, सेम ही होगा। तो बाहिती साहब, इसी पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब वायदा कारोबार में है तो कैश मार्केट में क्या दिक्कत है, और वायदा कारोबार में सब क्लाइंट्स अपने अपने मार्जिन देते हैं, उनकी आदत पड़ चुकी है, तो कैश मार्केट में अगर यही नियम लागू किया जा रहा है तो ब्रोकर्स इतने परेशान क्यों है? सबसे पहले देखिए, वायदा कारोबार और कैश मार्केट ट्रेडिंग में खास मूल फर्क है। वायदा कारोबार लेवरेज ट्रेडिंग है और कैश कारोबार डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है जो हर दिन सेटल होता है। तो ये दोनों को हम एक प्लेन पे रख के कंपेयर करें कि इस पे मार्जिन लगता है तो उस पे क्यों नहीं लगना चाहिए, वो एक पहली गलती है। दूसरी बात ये हम बोल रहे हैं कि ब्रोकर तो मार्जिन दे ही रहा है एक्सचेंज को, तो ये कोई सिस्टमिक रिस्क हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं बोल के कि एक्सचेंज मार्जिन ना कलेक्ट करे। हम तो ये बोल रहे हैं कि ब्रोकर तो एक्सचेंज को मार्जिन भर रहा है, अपने पैसे से भर रहा है, और ये अगर फैसिलिटी वो क्लाइंट को देना चाहे, क्योंकि ये रोलिंग सेटलमेंट है, डेली सेटलमेंट है, और दिन के एंड में क्लाइंट या तो डिलीवरी ले लेगा या दे देगा, और ब्रोकर इसको अगर दिन भर के लिए फंड कर देता है और अपने क्लाइंट से बिजनेस अपने तरीके से करता है, तो इसमें सेबी को आमतौर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ये बात कभी नहीं बोल रहे हैं कि क्लाइंट के पैसे और क्लाइंट के शेयर्स को ब्रोकर यूज करे। हम तो ये बात बोल रहे हैं, अगर ब्रोकर का पैसा और ब्रोकर के शेयर को अगर वो पहले से ही एनएसई या बीएसई में रख के क्लाइंट को ये फैसिलिटी देना चाहता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
ये बात तो ठीक है और ऑन द फेस ऑफ इट ठीक भी लग रही है कि अगर एक्सचेंजेस को और सेबी को मार्जिन से मतलब है और ब्रोकर्स अगर मार्जिन दे रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है और ब्रोकर्स भी अपना मार्जिन दे रहे हैं न कि क्लाइंट से लेकर। तो आलोक चूड़ीवाला साहब फिर इसमें समस्या क्या है? क्या कुछ ऐसे हाल ही में जो केसेस हुए हैं कि कई सारे ब्रोकर्स डिफॉल्ट हो गए हैं, कुछ समस्याएं आई, बड़े ब्रोकर्स भी हुए हैं, छोटे ब्रोकर्स भी हुए हैं, क्या उनको लेकर सेबी को डर है, एक्सचेंजेस को डर है कि मार्जिन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए? ये प्रॉब्लम पैदा कहां से हुई है? देखिए, इस प्रॉब्लम का मूल क्या है इसका सोर्स, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है और हम असमंजस में हैं। जहां तक आप बड़े ब्रोकर की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, छोटे ब्रोकर की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे केस हुए हैं, पर अगर हाईवे है, गाड़ियां चलेगी, रफ्तार से चलेगी तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट्स होंगे। पर इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप कहते हैं कि भाई हाईवे पे गाड़ियां चले ही ना तो बिल्कुल एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, या आप फिर उस पे गतिरोधक लगा दें कि उससे पूरी मोशन जो है वो एकदम स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए पूरे व्यवसाय पे एक गतिरोधक लगा देना, या अगर कोई बाइक चलाता है, टू व्हीलर चलाता है, उसके ऊपर हेलमेट का रूल है, पर अब वो रूल फोर व्हीलर पे भी आ गया है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई फोर व्हीलर में जा रहा है, उसके ऑक्यूपेंट्स को भी हेलमेट पहनना है, ऐसा ये रूल है कि कैश मार्केट में आप अपफ्रंट मार्जिन दो। जैसे भाईती जी ने बड़ा उम्दा बताया कि हाँ, मार्जिन देने से हम नहीं कतरा रहे, हम केवल यह सुविधा और ये सेवा क्लाइंट्स को प्रदान करना चाहते हैं कि हम हमारा पैसा, हमारे शेयर यदि अगर 1 या 2 दिन रोकते हैं उस मार्जिन के लिए जो कि क्लाइंट को देना है, तो इसमें किसी को इस तरह की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बार आलोक जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है तो हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूप किशोर बोधरा हमारे साथ है। आप ये बताएं कि अगर समझिए मैंने आज एक शेयर खरीदा है कोई कैश मार्केट का, ठीक है, और अगर मैं वो कल बेचना चाहता हूं तो क्या मुझे आज और कल दोनों दिन डबल मार्जिन देना होगा? रूप जी ये बताएं, आपका क्या असेसमेंट है, आपका क्या कैलकुलेशन है? क्या आज खरीद कर कल बेचना है मुझे तो 2 बार मार्जिन देना होगा? नमस्ते अनिल जी, अभी तक के हिसाब से जो क्लैरिटी मिली है एक्सचेंज से, एफएक्यू जो आए हैं उसके हिसाब से आज यदि कोई क्लाइंट शेयर्स अपना परचेज करता है तो उस पर उसको मार्जिन का पेमेंट करना है। सेकेंड डे यदि वो शेयर सेल कर लेता है तो वापस उस पर मार्जिन का पेमेंट करना है, क्योंकि क्लाइंट के पास में शेयर्स उस दिन अवेलेबल नहीं है तो अर्ली पेन नहीं हो सकता। अर्ली पेन के साथ एक्सचेंज ने फैसिलिटी दी है कि उस शेयर पे सेल पे मार्जिन खत्म हो सकता है, लेकिन इस केस में चूंकि उसके पास शेयर्स नहीं है तो उसको डबल मार्जिन का पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि रियल वे में ये सौदा स्क्वायर अप का सौदा है। आज का करंट जो सिस्टम चल रहा है उसमें इवन F&O में यदि क्लाइंट यदि एक दिन बाई करता है और दूसरे दिन यदि सेल करता है तो स्क्वायर अप होकर उसका मार्जिन नील हो जाता है, पर कैश मार्केट में इसका रिवर्स चीज हो रहा है कि जिसमें उसको डबल मार्जिन का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो राजेश जी फिर ये तो इस तरह से तो क्या जो BTST ट्रेड्स हैं या जो लोग 1-2 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? क्या उनके वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, ऐसा समझना ठीक है? और क्या इस रूल से कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स होते हैं उन पर भारी असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो बहुत भारी असर पड़ेगा। सिर्फ भारी असर नहीं पड़ेगा, और यही नहीं, बहुत सारे निवेशक फिर F&O और ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैश मार्केट छोड़ के वहां चले जाएंगे। अब किसी को ये समझना है कि ये क्लाइंटों को हम कैश मार्केट से भगा के F&O की तरफ ले जाएं या कैश मार्केट को एनकरेज करें। और आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं एलाइट को लेके या और दूसरे ब्रोकरों को लेके, उसका मूल प्रॉब्लम क्या था? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ब्रोकर ने अपनी ट्रेडिंग की क्लाइंट के शेयर यूज करके, और वो घाटे को पूरा करने में क्लाइंट के शेयर्स को अटका दिया। ये कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है कि अगर ब्रोकर ने अपनी मार्जिन दी है और क्लाइंट को कोई फैसिलिटी दी है तो एक्सचेंज या सेबी पे कोई बहुत बड़ा स्कैंडल फूटा हो। तो ये मुझे नहीं ओके,
एक बार मैं बायती साहब आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन हाँ चूड़ीवाला साहब, जो आप बात कह रहे थे कि अगर ब्रोकर मार्जिन दे रहा है, ब्रोकर पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो क्या आपके हिसाब से ब्रोकर को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने जजमेंट पर, अपने दिमाग से, अपनी क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर वो एक्सचेंज से एक साथ बल्क में लिमिट ले लें, और वो लिमिट उसे किस किस क्लाइंट को कितनी बांटनी है, ये आजादी, ये ज्यूरिसडिक्शन, ये जजमेंट की फैसिलिटी क्या ब्रोकर को देनी चाहिए? क्या यही मांगे बीएसई ब्रोकर फोरम की? बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया आपने, क्योंकि देखिए आज एक स्टॉक ब्रोकर जो है एक प्रोफेशनल है और बड़ी सूझबूझ से काम करता है। उसके खुद के पैसे की कदर उसे बहुत होती है और वो ये कतई नहीं चाहेगा कि कोई क्लाइंट, वो ऐसे क्लाइंट को एंटरटेन करे जिससे उसके पैसे को हानि हो। जहां तक, और हम ये भी मानते हैं कि हम प्रोफेशनल्स हैं कि जो सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी कहीं पे भी क्षतिग्रस्त ना हो, और पिछले 25-30 वर्षों से जो सिस्टम चला आ रहा है, बिना प्रॉब्लम के चला आ रहा है, बिना कोई एक्सीडेंट के चला आ रहा है, तो उसमें इतना बड़ा बदलाव, और वो भी कैश मार्केट में क्यों लाया जा रहा है, ये समझने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसा कौन सा वाकया हो गया। अगर वो रेगुलेटर ये मानता हो कि पैसे और शेयर ब्रोकर के पास नहीं रहने चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ब्रोकर के पास क्लाइंट के शेयर भी पहले आ रहे हैं और ब्रोकर के पास क्लाइंट के पैसे भी पहले आ रहे हैं, और यदि अगर वो उसका मिसयूज करना चाहे तो इससे तो ज्यादा मौका मिलेगा ब्रोकर को मिसयूज करने का। दूसरी बात, ब्रोकर का तो वर्किंग कैपिटल इस रूल के आने से कहीं ना कहीं कम होगा, न कि बढ़ेगा। पर क्योंकि हम क्लाइंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, एक व्यवसाय में हैं, सूझबूझ रखते हैं, और देखिए ब्रोकर कम्युनिटी कभी भी किसी भी बदलाव को एम्ब्रेस करने में सबसे अव्वल रही है। आप देखेंगे इतना बड़ा पैंडेमिक आया, इतनी बड़ी महामारी आई, पर देश का कारोबार रुका क्या? और क्यों नहीं रुका? क्योंकि टेक्नोलॉजी, बेस्ट सिस्टम्स और मार्केट इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का ध्येय दोनों एसोसिएशंस का है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रोकर्स को ये जजमेंट दिया जाना चाहिए कि ब्रोकर्स अपने हिसाब से ये पूरा तय कर सके कि वो किन के साथ, किन क्लाइंट के साथ किस तरह की लिमिट देना चाहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं अजय जी आपसे जानना चाहता हूँ। एक बड़ा पॉपुलर तरीका है कैश मार्केट में ट्रेड करने का, जो ज्यादातर सारे बड़े ब्रोकर्स देते हैं, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, MTF। किस तरह से मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में काम करने वाले क्लाइंट्स के लिए बदलाव होंगे, और उनके लिए किस तरह से ज्यादा मार्जिन देने की जरूरत होगी, या फिर मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी इस्तेमाल करने में ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को किस तरह की दिक्कतें आएंगी, ये जरा बताएं आप मुझे। ये जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी है, इसमें तो आज की तारीख में भी मार्जिन रिपोर्टिंग एक्सचेंज को होता ही है और क्लाइंट को मार्जिन देना पड़ता है। दैट इज द रूल व्हिच इज सेट। उसमें बदलाव नहीं आने वाले इसमें इस चेंज के कारण। बट इस पोजीशन को जो MTF का है, अभी नया सिस्टम जो चालू होने वाला है प्लेज अनप्लेज का, तो उसमें प्रॉब्लम आने वाला है कि शेयर प्लेज कैसे करें। कि MTF में शेयर खरीद के जो ब्रोकर के पास माल पड़ा है, वो माल क्लाइंट के DP अकाउंट में जाके फिर वापस प्लेज होना है, तो वो प्रोसीजर में चेंजेस आने वाले हैं विच कैन हैव अ प्रॉब्लम। वही हमारी कोशिश। पर MTF में कोई चेंज इस अगस्त 1 डेडलाइन से कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका तो रिपोर्टिंग आज की तारीख में भी हो रहा है एक्सचेंज। ओके, ये आने वाला। अच्छा, ये प्लेज और अनप्लेज से किस तरह से कॉस्ट बढ़ेगी ब्रोकर्स की और क्लाइंट्स की, उस पर मैं रूपकिशोर बुद्रा के पास आऊंगा। उससे पहले भाईती साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। सर देखिए, समझिए मेरे पास में ना 100 रिलायंस है, ठीक है। मुझे वो रिलायंस की डिलीवरी बेचनी है और उसके सामने मुझे 100 TCS खरीदने हैं, लगभग बराबर के भाव के। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप ब्रोकर हैं, मैं आपको बोलूँ भाई मेरे 100 रिलायंस बेच दो, मैं आज आपको शाम को डिलीवरी दे दूंगा जैसे ही बिकेंगे, और मुझे तुरंत प्रभाव से आज या कल मुझे सामने आप है ना 100
टीसीएस खरीदने दो, तो क्या इसमें मुझे दोनों तरफ मार्जिन देने पड़ेंगे? ये मैं जो सोच रहा हूँ सही है क्या ये? हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि आपने अगर रिलायंस को बेचा और टीसीएस लिया तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शाम को पे इन कर दिया तो उस पे मार्जिन, टीसीएस की मार्जिन रिलायंस के सेल से कवर हो जाएगी कुछ हद तक। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब आप बोलते हैं मुझे रिलायंस बेचना तो है लेकिन जरूरी नहीं अभी के भाव में बेचना है, 20 रुपए ऊपर डाल के रख दो और बिकेगा तो मैं टीसीएस लूंगा। अब उस केस में मैं बोलूंगा आपका रिलायंस बिके या नहीं बिके, आप पहले रिलायंस मुझे ट्रांसफर कर दो। हो सकता है आज बिके, हो सकता है कल बिके, हो सकता है 20 दिन तक ना बिके। तो जो ट्रेडर्स जो प्रैक्टिकल पॉइंट वो लिमिट ऑर्डर डालते हैं, वो बोलते हैं मेरा भाव आएगा तो ये बेच देना और दूसरी चीज लूंगा। अब वो भाव आने तक अगर मैं सारे शेयर लेके रखूं तो उसमें बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। अगर भाव नहीं आए तो वापस से शेयर लौटाओ, तो आना जाना ये सब चलता रहेगा और इसमें कॉस्ट लगती है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें तो सीडीएसएल और एनएसडीएल का काम बढ़ जाएगा और उनके चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात और इसमें है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ चूड़ीवाला साहब, समझिए, देखिए आदमी शेयर दो वजह से बेचता है। या तो उसको लगता है कि भाव ऐसा है कि अब मुझे बेच के निकल जाना चाहिए, वो तो उसका मार्केट पर स्टॉक पे व्यू है। दूसरा, आमतौर पर जो आदमी शेयर इसलिए बेचता है कि उसे पैसे की जरूरत है, राइट, मुझे पैसे चाहिए किसी काम के लिए और वो पैसे के हिसाब से मैं अपने शेयर बेच के अपनी लिक्विडिटी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि मुझे जब पैसे की जरूरत है, पहली चीज तो एक अलग हो गई कि मेरा मार्केट पे या स्टॉक पे व्यू खराब है इसलिए मैं बेच रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पैसे की जरूरत है, समझिए मुझे किसी काम के लिए पैसे चाहिए, तो वो शेयर बेचने के लिए मैं पहले आपको पैसे दूं और उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मेरे पास पैसे हैं, पैसे होते तो फिर दिक्कत ही क्या है? तो क्या ये छोटे इन्वेस्टर को दिक्कत आने वाली है जो पैसों की जरूरत के लिए शेयर बेचते हैं? उन्हें पहले मार्जिन देना पड़ेगा, पहले और पैसे लाओ, उसके बाद ही शेयर बेचो आप। या तो पहले पैसे लाओ या तुरंत शेयर ब्रोकर के यहाँ जमा करो। और जैसे भाईती जी ने कहा कि अगर उनके भाव से शेयर नहीं बिका इसी कारण से और ब्रोकर ने अर्ली पे पहले वाले दिन के सेटलमेंट में कर दी, तो वो शेयर केवल 2 दिन के बाद फ्री होगा। तो अगले 2 दिन तक वो शेयर ब्रोकर रिटर्न नहीं कर पाएगा ग्राहक को। तो ये ऐसी काफी अड़चने आएंगी। और आप ये देखिए कि इसमें अगर कोई छोटा निवेशक महज 50,000 के भी शेयर बेचने आएगा तो उसे मिनिमम 10,000 रुपया मार्जिन बेस पे रखना पड़ेगा। तो रेगुलेटर ने कहीं भी किसी छोटे निवेशक को इसमें एग्जेम्प्ट किया ही नहीं है। भले आप 1 रुपए का शेयर खरीदो या 5 करोड़ के शेयर खरीदो या बेचो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा बनता है कि छोटे निवेशक जो हैं उन या लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का मार्जिन अगर एग्जेम्प्ट हो सके तो वो भी एक कंसिडरेशन की बात आती है। ठीक बात है। अच्छा बुथरा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए कि प्लेज और अनप्लेज वाला मामला क्या है, किस तरह से प्लेजिंग अनप्लेजिंग होगी और इस तरह ये करने से कॉस्ट किसकी बढ़ेगी, ब्रोकर्स की बढ़ेगी, क्लाइंट्स की बढ़ेगी या दोनों की बढ़ेगी, और वो कैसे बढ़ेगी ये समझाइए जरा। अनिल जी, जैसा भाईती जी ने बोला और जुड़ीवाला जी ने बोला, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देना चाह रहा हूँ। सेबी जो मार्जिन लाया कैश मार्केट में, उसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मार्जिन का सिस्टम क्लाइंट लेवल पे आता है तो नेचुरली आइडिया है रिस्क को कंट्रोल करने का, राइट। इसमें ऐसा है कि आज की तारीख में टोटल अपना एक्सचेंज पे जो कैश मार्केट में काम हो रहा है वो टोटल टर्नओवर का हार्डली 5 से 7% काम है, टोटल टर्नओवर का। दूसरी साइड टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 10 टाइम से ज्यादा है टोटल मार्केट के डेरिवेटिव के कंपैरिजन में करूं तो, राइट। तो डेरिवेटिव में एक साइड है वो पोजीशन कंटिन्यू बेसिस पे कैरी होती है, सब कुछ होता है, तो वहां पर रिस्क का कंपोनेंट बहुत हाई है एज कंपेयर टू कैश मार्केट में। क्योंकि पहला तो पोजीशन जो टोटल होती है वो ऑलमोस्ट, मतलब जैसा मैंने बताया, हार्डली 5 से 7% तो टोटल टर्नओवर है, और आउट ऑफ दैट ऑल्सो क्लाइंटों में भी स्प्रेड हो जाता है। तो क्योंकि कंसेंट्रेशन नहीं है, 10 टाइम्स से प्लस क्लाइंट है, और उन सब क्लाइंटों में कंपैरेटिवली एजुकेशन लेवल बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं है। डेरिवेटिव में जो कस्टमर सौदा करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव की साइड आपको ध्यान हो तो एक्सचेंज ने पास्ट में इंक्रीज कर दी थी, और इंक्रीज करने के पीछे मेन कारण वही था कि जो कस्टमर की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो और जो कस्टमर इसमें ज्यादा मार्जिन जिनके पास में है वो काम कर सके, उनके लिए ठीक है।
या दिक्कत ये हो रही है कि स्मॉल इन्वेस्टर है, जैसा थोड़ी वाला ने बोला कि तो एक मार्जिन का लेवल फिक्स कर दिया जाए, एक लिमिटेड, और वहां तक मैं कोई भी तरीके का मार्जिन क्लाइंट से कंपनी से कलेक्ट नहीं किया जाए, तो बहुत सारे कस्टमर इस कंप्लायंस से बच जाएंगे, प्लस प्लेज चार्जेस से बच जाएंगे। आज एक कस्टमर को छोटा सा 10,000 रुपए का माल लेना है तो उसके लिए भी पहले उसको ये इंश्योर करना है कि उसको कोई ना कोई शेयर अपना या तो प्लेज करना पड़ेगा या कैश में मार्जिन देना पड़ेगा। तो वो चीजों में एक साइड में प्लेज करना, प्लेज का प्रोसेस में ऐसा है कि क्लाइंट के एंड से मैसेज जा सकता है, क्लाइंट के एंड से उसको प्लेज करने का ऑनलाइन कर सकता है क्लाइंट, सीडीएसएल सिस्टम के थ्रू कर सकता है मैनुअल रिक्वेस्ट देके, और ब्रोकर भी एक रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। लेकिन ब्रोकर को रिक्वेस्ट क्लाइंट की प्लेज रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ब्रोकर के पास पीओए होना कंपलसरी है। तो पीओए पहले क्लाइंट से कलेक्ट की जाए, उस पीओए पे यदि क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उस क्लाइंट को कंपलसरी उस रिक्वेस्ट को ओटीपी के थ्रू एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ये ओटीपी का सिस्टम है और इसकी टाइम की लिमिटेशन होती है, तो क्लाइंट को वो एक्सेप्ट करना, तो ये सब लिमिटेशन इस प्लेज वाले सिस्टम में आएगी, इवन छोटे निवेशकों के लिए जिनको कंपैरेटिवली नॉलेज लेवल कम है रिलेटेड टू ऑल दिस प्रोसेस। ठीक बात। तो यानी कि ऑपरेशनल परेशानियां भी बढ़ेगी और साथ ही आपकी कॉस्ट भी प्लेज और रिप्लेज करने की है। अब हम शो का समापन कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना ही चाहता हूं कि आपकी मांग क्या है सेबी से, आप क्या चाहते हैं? अजय मेनन साहब बताइए। हमारी यही मांग है कि अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है, ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और ये सब सिस्टम अभी जो इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है इसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं, प्लेज अनप्लेज, मार्जिन कलेक्ट करो, पेनल्टी लगेगा। तो हमारा यही कहना है कि इसमें थोड़ा टाइम है, लेट अस हैव अ डिस्कशन कि इसमें बेस्ट तरीका क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को इम्पैक्ट ना हो, एट द सेम टाइम स्मूथली इम्प्लीमेंट हो। ओके, इसको टाइम दीजिए एंड वी कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड फिर अपने इम्प्लीमेंट करें, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड देन मिनिमम, जैसा चुरीवाला साहब ने बोला और सुब्रा जी ने बोला कि मिनिमम थोड़े क्लाइंट्स को जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको पैसा एग्जाम कर, ताकि द बिगर पॉपुलेशन इज नॉट इम्पैक्टेड इस मार्जिन दैट इज आवर